साथ आज मार्केट महारथी के सेगमेंट में सौरभ मुखर्जी जुड़ रहे हैं, बाजार के पसंदीदा स्ट्रेटेजिस्ट और हमारे पर्सनल फेवरेट भी। सौरभ, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काफ़ी बिजी हैं आजकल आप, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बताइए सौरभ, ये जो चाइना से जो डेटा आ रहा है, आपने एक पॉइंट बनाया है हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के सामने कि जो चाइना का डेटा है ये एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चाइना की जो स्लो डाउन है वो हम जैसे कमोडिटी यूज़र इकोनॉमी के लिए ये इंश्योर करेगी कि काफ़ी हद तक कमोडिटी प्राइसेस कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट के अर्निंग्स हिसाब से कितने फ़ायदे की बात हो सकती है हमारे लिए? आई थिंक अजय, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, चाइना का जो स्लो डाउन है इसके दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू आपने बखूबी से समझाया कि कमोडिटी प्राइस पे मेरे ख्याल से डिफ्लेशन के प्रोबेबिलिटीज बढ़ रहे हैं। चाइना विशाल कमोडिटी प्लेयर है, कमोडिटी यूजर है। तेल का यूजेज, मेटल्स का यूजेज बहुत बहुत ज्यादा है चाइना का। और जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी फट रही है, दब रही है, उससे मेरे ख्याल से कमोडिटी प्राइसेस पे डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी जो चाइना की खासियत है कि भारी पैमाने पर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एपीआई मतलब कि दवाई के अंदर जो चूरन होता है वो बनाता है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है। सो ये सारे बड़े बड़े मार्केट में ये तीनों चीजें अगर आप ऐड कर लो, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स, ये तीनों चीजें करीबन $1 ट्रिलियन की ग्लोबल मार्केट है। चाइना का हिस्सा होगा 70-80%। अगर इसका 10% भी इंडिया छीन छीन ले चाइना से, दवाई का मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में, हमारे इकोनॉमी को $100 से $200 बिलियन एक्स्ट्रा बिजनेस मिल सकता है। और वो इंडिया के जीडीपी के लिए करीबन इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को 1 से 2 परसेंट पॉइंट का उछाल दे सकती है। सो दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो हमारा खुद का इकोनॉमी में और उछाल और इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा लोअर कमोडिटी प्राइसेस। दोनों तरीके से चाइना का जो इकोनॉमिक का सुइसाइड चल रहा है वो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बात है, बहुत ही शानदार। सौरभ, ये बताइए कि आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज कैसी चल रही हैं? आपने स्टेटेड पोर्टफोलियोज में क्या एडिशन किए, कुछ थॉट प्रोसेस आपसे समझना चाहेंगे। सबने 4 साल पहले, 5 साल पहले एक्चुअली जीएमएम फॉडलर लिया था। वो अच्छा चला और उसकी जो सोच थी कि एक बड़ा इंडस्ट्री जो बड़ा बड़ा आगे भागेगा, उसका एक एंसिलरी, एक अहम एंसिलरी प्लेयर लिया जाए, जिसके बिना उस इंडस्ट्री के प्लेयर्स काम नहीं कर सकते। तो जीएमएम फॉडलर ग्लास लाइंड रिएक्टर्स बनाता है, सेरामिक रिएक्टर्स बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल इंडिया के सारे बड़े दवाई के कंपनीज, फार्मा कंपनीज करते हैं। उसी सोच के बेसिस पे हमने आरएचआई मैग्नेसीटा में निवेश किया है लास्ट 1 महीने में। आरएचआई मैग्नेसीटा रिफ्रैक्टरीज बनाती है, बेसिकली ब्रिक्स बनाती है जो फर्नेस के अंदर जाता है। सो स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ग्लास प्लांट, इसके अंदर जो फर्नेस है उसमें आरएचआई मैग्नेसीटा का जो लाइनिंग है वो आवश्यक है, नहीं तो फर्नेस में दिक्कतें आ जाती हैं। 40% मार्केट शेयर है दुनिया भर में, 40% मार्केट शेयर सॉरी इंडिया में है। वर्ल्ड में 35% मार्केट शेयर है, वर्ल्ड लीडर है। आंकड़े जो क्रिटिकल मेट्रिक्स है, 30-35% का आरओसी, करीबन 15-20% का ऑपरेटिंग मार्जिन, अच्छे मेट्रिक्स हैं, मार्केट लीडिंग प्लेयर के मेट्रिक्स हैं। और हमारे देश में स्टील साइकिल, जो कैपेक्स साइकिल, मेरे ख्याल से स्टील साइकिल 8% के आसपास ग्रोथ दिखाएगा। एंड देयरफॉर उसके अंदर आरएचआई मैग्नेसीटा स्टील सप्लायर्स के लिए, आरएचआई मैग्नेसीटा एक अहम सप्लायर बन के रहेगा, हमारी ये उम्मीद है। ये हमारा मेन एडिशन रहा है लिटिल चैम्प्स में। अमृतांजन से हम एग्जिट किए हैं, एक्चुअली, जस्ट टू बी क्लियर, अमृतांजन से हम लिटिल चैम्प्स में एग्जिट लिए हैं। हमको 4 साल में डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा कमा के दिया अमृतांजन। बट इंडिया में जो 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 छोटा छोटा जो लो इनकम वाली श्रेणी है, उसकी कोविड के बाद थोड़ी सी पिटाई हुई है। कोविड के बाद जो ब्लू कॉलर वर्कर है, उसकी थोड़ी पिटाई हुई है, और उसके बेसिस पे अमृतांजन के मैट्रिक्स पे दबाव आया है। इससे अमृतांजन से हमने एग्जिट ले लिया है। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इन सारे स्टॉक्स में मेरा निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी निवेश है। ओके, मॉर्निंग सौरभ, थैंक यू, आपने साथ साथ डिस्क्लोजर्स भी शेयर करे। सौरभ, ब्रॉडर मार्केट पर एक बार आपका व्यू समझना चाहेंगे। जो ब्रॉडर मार्केट्स के इनफैक्ट आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें वो काफ़ी कंड्यूसिव लग भी रहे हैं, और इनफैक्ट हम इंडियन मार्केट्स की भी बात करें, लगातार 22 हफ्तों से मिड कैप और स्मॉल कैप एक रैली कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ऑफकोर्स निफ्टी। ये जितनी स्ट्रेंथ अभी इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स में दिख रही है, क्या आगे भी आपको लगता है कि स्ट्रेंथ इसी तरह से बनी रहेगी, या फिर यहाँ थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए? देखिए, मैं मार्केट को दो हिस्सों में थोड़ा तोड़ देता हूँ।
हर एक किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रॉडली दो हिस्से होते हैं। एक होता है मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइजेस, जैसे फ्रेंचाइजेस के मैं जिक्र कर रहा हूँ, अच्छे कंपनीज, तगड़े कैश फ्लोज, जमा हुआ पोजीशन, और एक ट्रैक रिकॉर्ड की धंधा हर साल 15-20% से आगे बढ़ेगा, राइट। तो इसको मैं हाई क्वालिटी कंपनीज बोलता हूँ। और दूसरा होता है कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप स्टॉक्स, कंपनीज जिनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी नाजुक होती है, धंधे में उतना दम नहीं होता, लेकिन स्टॉक सस्ते दिखते हैं, राइट। तो उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप स्टॉक्स बोलते हैं। टिपिकली जो मेरा इंडिया में 15 साल रहने का जो एक्सपीरियंस रहा है, करीबन 3.5 से 4 साल, माने 3.5 साल ये क्वालिटी स्टॉक्स भागते हैं ऊपर, और करीबन 1 से 1.5 साल ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स ऊपर भागते हैं, राइट। टिपिकली जब रुपये पे दबाव आती है, विदेशी निवेशक इंडिया से निकल लेता है, तब वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स ऊपर जाती हैं। 2022 का माहौल, इस साल के पहले 3-4 महीने का माहौल भी उसी प्रकार से रहा। लो क्वालिटी स्टॉक्स को भागने का अच्छा मौका मिला। मेरे ख्याल से वो रिवर्सल आ रहा है लास्ट 3-4 महीने में, मेरे को साफ दिख रहा है, बहुत लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में जो अच्छी कंपनीज हैं, जिस प्रकार की कंपनीज मार्शल्स को पसंद है, उनको फिर से मौका मिल रहा है। जैसे सबको पता है 2022 में हमारे कंपनीज, वो लार्ज कैप में बोलूं या स्मॉल कैप में बोलूं, करीबन 15% डाउन थे। लास्ट 6 महीने में हमारे स्टॉक्स करीबन 13-14% ऊपर रहे हैं। लास्ट 5 महीने की बात करूं तो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट सीसीपी करीबन 17% ऊपर है। सो मेरे ख्याल से ये रोटेशन आ रहा है। जैसे जैसे रेट राइज साइकिल के ऊपर पहुंच रहे हैं, रुपी स्टेबलाइज कर रहा है, विदेशी इन्वेस्टर वापस आ रहा है, मेरे ख्याल से अगले 1-2-3 साल में फिर से क्वालिटी को मौका मिलेगा। बट ये एक सिक्लिकल बात है, हर 5 साल में 1.5 साल लो क्वालिटी स्टॉक्स को अपना मौका मिलता है, और 3-3.5 साल हाई क्वालिटी स्टॉक्स को चमकने का मौका मिलता है। सौरभ, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के अंदर, क्योंकि अब एक डीमर्ज एंटिटी बनी है जो कि रिलायंस से निकली है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको आपने रीड किया है? आपको ये कंपनी ठीक लग रही है? क्या आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे? अगर देंगे तो क्यों, और नहीं देंगे तो वो क्यों? देखिए, थोड़ा टाइम देते हैं उनको परफॉर्म करने का मौका देते हैं, इनके आंकड़े पे नजर रखते हैं, परफॉर्मेंस पे नजर रखते हैं। जहां तक हमको दिख रहा है, 3 अलग अलग पहलू हैं जियो के। एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रवेश करने का सोच रहा है, अभी तक एक लाइसेंस की एप्लीकेशन डाली होगी बट मिली नहीं अभी तक। सो जियो और ब्लैक रॉक हाथ जोड़ेंगे जो पब्लिक में घोषणा है उसके मुताबिक। दूसरा है इंश्योरेंस में प्रवेश करेंगे, और तीसरा है लैंडिंग में प्रवेश करेंगे। जहां तक पब्लिक अनाउंसमेंट्स मैंने पढ़े इनका म्यूचुअल फंड में अग्रेशन ज्यादा रहेगा। मेरे ख्याल से जियो का जो टेलीकॉम नेटवर्क है, जो जियो भारत का जो 15 रुपए का फोन आने वाला है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे इसका भारी प्रहार आ सकता है। जियो ब्लैक रॉक का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो सस्ता इंडेक्स फंड्स, ट्रैकर फंड्स जियो के टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू लॉन्च करे, तो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे असर आ सकता है। लेंडिंग इंडस्ट्री में बड़े एनबीएफसी कुछ खास रहे नहीं आफ्टर लास्ट 5 साल की पिटाई ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर। बारिंग बजाज फाइनेंस और चोला, कोई बड़ा एनबीएफसी खास रहा नहीं। अब एचडीएफसी लिमिटेड भी एचडीएफसी के साथ जुड़ गया है। सो लेंडिंग इंडस्ट्री में काफी सारा मौका है, ओपनिंग है। एंड आई डोंट थिंक जियो को कुछ भयंकर अग्रेशन दिखाने की वहां पे आवश्यकता है। उम्मीद है वो जो बड़ा बैलेंस शीट लेके आएंगे, करीबन आई थिंक 5% एक्स्ट्रा कैपिटल वो एनबीएफसी इंडस्ट्री में लाएंगे। एनबीएफसी इंडस्ट्री में अच्छे बड़े नए एंट्रेंस की आवश्यकता है, तो होपफुली लेंडर्स को सहारा मिलेगा इंडिया में, जैसे जैसे केवी कामत साहब के नेतृत्व में इनकी एनबीएफसी एंटिटी आगे बढ़ेगी। बट भी प्रीमैच्योर है, टाइम देते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से निवेश करते हैं इंडिया में। लेट्स गिव देम सम टाइम टू परफॉर्म, और फिर देखते हैं इनकी क्या रंग खिलाते हैं इंडिया में। सौरभ, मुझे आपसे एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करनी है। सेकेंड लार्जेस्ट वेट हो गया उसका इंडेक्स में रिलायंस के बाद, और लोगों ने और स्ट्रीट जो है थोड़ी डिवाइडेड है, स्टॉक लैकलस्टर चल रहा है। स्ट्रीट डिवाइडेड है कि इसके इमीडिएट बेनिफिट या कब तक इसके बेनिफिट आना शुरू होंगे इस मर्जर के, जो मैनेजमेंट ने भी काफी बताया है। आपकी क्या राय है? ये जो मेगा मर्जर हुआ है, ग्रोथ पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा, रिटर्न रेशियोज, और वो फायदे जो बात की है सबने, वो कब दिखना शुरू करेंगे एचडीएफसी बैंक में? तो देखिए अजय, फायदे के आई थिंक 2 पहलू रहेंगे। पहला पहलू आई थिंक बी इजियर टू कैपिटलाइज, विच इज दैट जो एचडीएफसी लिमिटेड के जो होम लोन के क्लाइंट्स हैं, वो एचडीएफसी बैंक के क्लाइंट बन जाएंगे लॉजिकली। एंड मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक इनको अपना कासा, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, इनके अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स इत्यादि क्रॉस सेल करेगी। राइट, एचडीएफसी बैंक माहिर है क्रॉस सेलिंग में,
एंड आई एम श्योर HDFC लिमिटेड का जो मॉर्गेज कस्टमर बेस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी कस्टमर बेस है, उसको क्रॉस सेलिंग की जाएगी। एंड मेरी उम्मीद है एज अ शेयर होल्डर मेरे को 1-1.5 साल में इसका फायदा दिखेगा इन टर्म्स ऑफ बेटर क्रॉस सेल मेट्रिक्स, बेटर क्रॉस सेल कमाई फ्रॉम द HDFC लिमिटेड क्लाइंट बेस। तो दूसरा फायदा है जिसको आने में मेरे ख्याल से 2-3 साल लग सकता है, विच इज HDFC लिमिटेड की जो फंडिंग अब तक होती आई है वो बॉन्ड मार्केट के जरिए से हुई है। कमर्शियल पेपर इशू किया है 7-7.5% के ब्याज में, और उस प्रकार से HDFC लिमिटेड ने अपने आप को फाइनेंस किया था। HDFC बैंक इसको रिप्लेस करेगा, इस बॉन्ड मार्केट फंडिंग को रिप्लेस करेगा करंट एंड सेविंग्स अकाउंट से। बट बिकॉज इतना बड़ा बुक है HDFC लिमिटेड का, मेरे ख्याल से वो लाइबिलिटी रिप्लेसमेंट का जो सिलसिला चलेगा वो करीबन 2-3 साल लग सकता है। हर साल HDFC बैंक 1500 ब्रांच खोलेगा। लास्ट ईयर भी FY23 में भी HDFC बैंक ने 1500 ब्रांचेस खोली थी, और ये 1500 ब्रांचेस खोलने का सिलसिला अगर जारी रहा तो 2 से 3 साल में मेरे ख्याल से लाइबिलिटी का कॉस्ट, HDFC लिमिटेड का जो फंडिंग है वो कॉस्ट गिर जाएगा। दोनों फायदे जब क्लिक इन करेंगे, दोनों जब ये फायदे जुड़ जाएंगे, एक तो क्रॉस सेल का फायदा और दूसरा लाइबिलिटी रिडक्शन का फायदा, हमारे अनुमान से ROE 18-19% HDFC बैंक का फिर से हो जाएगा, और ग्रोथ में एक पिकअप आएगी। HDFC बैंक जो बराबर 19-20% की लोन ग्रोथ दिखाते आई है, मेरे ख्याल से ग्रोथ उसकी 20 के आगे जा सकती है। सो हमको उतना एग्जीक्यूशन रिस्क नजर नहीं आता जितना शायद दूसरे लोगों को नजर आता है। काफी बारीकी से हम सिचुएशन को पे नजर रख रहे हैं। हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ ही दिनों में। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने अच्छे से वापस से तसल्ली से बताया कि मार्केट्स को आप इस समय कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।